With as you can see from this word accessory, accessory means not the main, but they are attached with the main organs, है ना. They are not a part of the part. They are not a part of the part, but plays a critical role, है ना. फॉर एग्जाम्पल योर लीवर से अटैच होता है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंड पैंक्रियाज. सो लीवर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट लीवर. Liver directly affects the digestion by producing bile. We have discussed earlier also कि what are the secretions that small intestine receives, है ना. तो वहाँ पे we have studied कि liver secrete bile which helps in the emulsification process of the fats. So emulsification is breaking down. अब आपके जो फैट्स होते हैं बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है ना, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को दे ब्रेक into small globules of the fat. But you see small globules, what is happening? They are increasing the total surface area, है ना, available for the enzyme. अब एंजाइम अगर लाइपेज इस पे एक्ट करेगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको बाइल क्या करेगा, इमल्सिफाई करके इनको ब्रेक कर देगा. ब्रेक करने के बाद अब एंजाइम कैन इजीली ब्रेक दिस ग्लोब्यूल्स इजीली, है ना. इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ चुका है. एंजाइम क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा उसको तोड़ने में. सो व्हाट आई कैन से द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स जो ड्यूडेनम में होता है, तो टाइनी ड्रॉपलेट्स, these are the tiny droplets, है ना, which provide larger surface area on which enzyme like these lipases they can act and they can break this fat into fatty acid. This is your fat, है ना. फैट का मॉलिक्यूल था आपका जिसको आपने डाइजेस्ट करना था. ये फैट है आपका जिसको आपने ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया. अब आप चाहते हो कि यहाँ से भी आपको क्या बन जाए, फैटी एसिड बन जाए एंड डिस्ट्रॉल बन जाए, ठीक है, जिसको आप जाके अब्सॉर्ब करोगे, ठीक है. एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी में, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और लोकेटेड अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के थोड़ा सा ऊपर राइट में ही आपको मिलेगा. और दो लोब्स होते हैं इसके, दो डिविजन्स हैं, एक राइट लार्ज वाला होगा एंड लेफ्ट स्मॉल होगा. इसके साथ एक अटैच क्या होगा, पियर शेप. पियर मतलब नाशपाती जो होती है, फ्रूट है, पियर शेप गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, वो अटैच होता है राइट लोब के साथ. सो हियर यू कैन सी दीज आर द लोब्स, ठीक है, ये लोब्स है बेटा इसकी, ठीक है. हमने अभी क्या पढ़ा था कि राइट वन इज लार्ज एंड लेफ्ट वन इज स्मॉल. राइट वन इज लार्ज, ठीक है, राइट वन हियर, दिस इज द राइट वन, दिस इज लार्ज एंड लेफ्ट वन इज स्मॉल. और हमने भी एक चीज पढ़ी कि पियर शेप आपके साथ राइट लोब के साथ अटैच्ड होता है. सो हियर यू कैन सी राइट लोब के साथ ये अटैच्ड है, पियर शेप्ड है. पियर शेप एज यू कैन सी ये शेप है, ये शेप है, पियर शेप दिख रहा है आपको, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है. फिर इससे नीचे आपको पैंक्रियास भी मिलेगा, ठीक. सो गॉल ब्लैडर का रोल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गॉल ब्लैडर का रोल ये होता है बेटा कि जो भी बाइल सेक्रेट करता है लीवर, वो ट्रांसपोर्ट होती है ड्यूडेनम में, है ना, जो हेल्प करता है उसको आगे जाके डाइजेशन में. तो अब जब बन जाएगा बाइल तो वो स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर. जब जरूरत होगी ड्यूडेनम में एंटर कर जाएगा. बड़ा एसिड बनाता कौन है, लीवर. क्या बनाता है, बाइल, ठीक है. अब बाइल कहाँ जगह स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का है आपका पियर शेप्ड है. अच्छा, वो कहाँ कौन सी लोब से है अटैच, राइट लोब से. राइट लोब लीवर की कैसी है, वो लार्ज है एंड लेफ्ट लोब क्या है, स्मॉल है. सो लीवर की सिक्रीशन हैज बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट, फाइन. एंड इसके अंदर क्या होता है बेटा कि बाइल इज बिटर, ठीक है, डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन कलर का मिल सकता है आपको. बाइल इज मेड ऑफ वाटर मेनली, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है 85% और 90% है. बाइल सॉल्ट्स है उसके अंदर, म्यूकस है, कुछ पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड योर क्लोरीन, ठीक है. ये आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. देन पीएच इसकी एल्कलाइन है, 7 से ऊपर है तो एल्कलाइन है, बेसिक उसमें जा रही है. फॉर हेपेटिक बाइल, अच्छा हेपेटिक वर्ड इज फॉर द आपके लीवर के लिए. हेपेटिक वर्ड यूज होता है आपके लीवर के लिए. जब लीवर से बाइल बनेगा 7.4 के आसपास होगा, और जब वो
ब्लैडर के बाइल में जाएगा, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, तब उसके पीएच होते हैं 6.8, आपकी न्यूट्रल से थोड़ी सी कम, न्यूट्रल इज 7, न्यूट्रल से थोड़ी सी कम हो जाती है। येलो कलर अगर आपका होगा तो वो आपके लीवर में होता है। येलो कलर ऑफ बाइल इज यू कैन फाइंड इन द लीवर, एंड ग्रीन टू येलो आपको कहाँ मिलता है, गॉल ब्लैडर में। व्हाट आई सेड कि आपका मेजर जो आपका बनता है बाइल, दैट इज ऑफ वाटर। इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसमें कुछ आपके आयंस होते हैं, इसमें आपके पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी 7.4 पीएच रहती है लीवर के अंदर, और ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है 6.8 होता है। कलर इसका येलो होता है लीवर के अंदर, ग्रीन टू येलो होता है इन गॉल ब्लैडर। वॉल्यूम रीचेस टू 1 लीटर पर डे, डिपेंड्स अपॉन द बॉडी साइज। अब जितना बॉडी साइज है उसके हिसाब से ये सेक्रीट करता है। अगर फैटी डाइट होगा, बहुत ज्यादा फैट्स होगा, फैट खाते रहेंगे, तो यहाँ से गॉल स्टोन्स की भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। सेकेंड इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में बेटा क्या है, पेनक्रियाज में प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, ठीक है। सो अगर हम देखें आपका जो पेनक्रिया है वो मिक्स्ड एक हेट्रोक्राइन है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसे कि ये हेट्रोक्राइन का मतलब मिक्स्ड टाइप का, मिक्स मतलब ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का मतलब अब किसी डक्ट से या अपनी सेक्रीशन किसी और जगह भेजता है, तो एक्सोक्राइन मतलब किसी डक्ट के थ्रू इट इज ट्रांसपोर्टिंग इट्स सेक्रीशन टू सम अदर साइड, कि जहाँ पे काम कहीं और होना है। या ये एंडोक्राइन भी हो सकता है। एंडोक्राइन मतलब जैसे यहाँ इंसुलिन बनाना है, दिस इज द प्रोडक्शन, इस काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन बनाना, ये एंडोक्राइन है, राइट। सो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज में क्या है, पेनक्रियाज में भी अमाइलेज होता है। इसने क्या करना है, डाइजेस्ट करना है किसको, पॉलीसेक्राइड को, डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कैसे, जब जिसमें बहुत सारे आपके ग्लूकोज जुड़ के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, बड़े 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 कर दे। और अगर मैं बोलूं, अगर दो के पेयर्स में उनको तोड़ दिया जाए, दो के पेयर में, दिस इज अ डाइसेक्राइड, दो के पेयर में तोड़ा जाएगा और डाइसेक्राइड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पेनक्रियाटिक लाइपेसेस भी होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड जो आपके फैट की एमल्सिफिकेशन के बाद आपको तोड़ना है, ये तोड़ेगा, उनको बाइल ने इमल्सिफाई कर दिया, पेनक्रियाटिक लाइपेसेस उनको तोड़ देंगे, किसमें, फैटी एसिड्स में। कुछ न्यूक्लियेजेस हैं पेनक्रिया में, कुछ न्यूक्लियेजेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड। अब हम कोई भी चीज करते हैं उसमें डीएनए होता है, उसके डीएनए को भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, उसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियेसिस एंजाइम चाहिए। फिर इसके बाद पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन का लास्ट पार्ट क्या होगा, अमाइनो एसिड। तो इस तरह के एंजाइम मैंने आपको क्या बोला, इसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज होगा जो पॉलीसेक्राइड को तोड़ेगा डाइसेक्राइड में, लाइपेसेस होंगे जो फैट था, ट्राइग्लिसराइड उसको बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा फैटी एसिड में, छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ेगा, प्लस कोलेस्ट्रॉल में तोड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेसेस होता है, जो डीएनए को हमने खाया है उसमें डीएनए जो भी होगा वो तोड़ेगा न्यूक्लिक एसिड को, इनको न्यूक्लियोटाइड उसके छोटे यूनिट्स में, ठीक है। पेनक्रियाटिक प्रोटीएसेस हैं, उनको तोड़ेगा किसमें, पेप्टाइड्स को जो भी है उनको तोड़ के, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड जैसे अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड दूसरी अमाइनो एसिड से जुड़ी होती है पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये सारे अमाइनो एसिड है, और जो ये बॉन्ड्स हैं ये क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो उनको क्या करेगी, सबको ये प्रोटीएसेस जो एंजाइम में तोड़ के इन अमाइनो एसिड्स को अलग अलग कर देंगे और इनको हम ब्लड में अब्सॉर्ब करवा देंगे। देन इज योर ट्रिप्सिनोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिप्सिनोजन। ये सारा ये जाएंगे इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये तो सब एक्टिव फॉर्म में बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ अपना मटेरियल चाहिए एंड दे विल डाइजेस्ट। बट कुछ ऐसे एंजाइम है जो इनो, जैसे कोई इनएक्टिव वाले एंजाइम है, अब इनएक्टिव एंजाइम की हमें एक्टिवेशन करनी है तो उनकी कुछ साइट्स है, जैसे आपके पेनक्रियाज में कुछ एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिनोजन आपके प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है आगे, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा पेनक्रियाज में। लेकिन जैसे ही आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होंगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में रिलीज होते हैं, तो ड्यूोडेनम में जो लाइनिंग है बेटा, तो लाइनिंग में जो स्किन की लाइनिंग है, जो अंदर सेल्स हैं,
तो वहां से एक एंजाइम निकलता है दैट इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जैसे ही एक्ट करता है ट्रिप्सिनोजन में, अब ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म पे जैसे ये एक्ट करता है बेटा, तो ये एक्टिव बन जाता है और ये इसका वो पार्ट, जैसे आई एम सेइंग कि अगर आपका ये एंजाइम है, इसमें इनएक्टिव पार्ट ये आपका अटैच्ड है। जैसे एंटेरोकाइनेज यहाँ पे आके एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ आपको ट्रिप्सिन दे देगा। ट्रिप्सिन प्लस जो इनएक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये ट्रिप्सिन हमारा काम करेगा, ठीक है। एंटेरोकाइनेज आएगा तो आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बना के एक्टिव कर देता है। अब जब ये ट्रिप्सिन आ जाएगा, अब ट्रिप्सिन आगे क्या करेगा, ट्रिप्सिन आगे एक्टिवेट कर देगा आपके आगे 3 और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। उनका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। आप देखो ये भी काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन मतलब काइमोट्रिप्सिन है बट ये नोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा ट्रिप्सिन, इसको एक्टिवेट करके बनाएगा काइमोट्रिप्सिन। देन प्रो अमीनो पेप्टिडेज, ये करेगा प्रो अमीनो पेप्टिडेज में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रो मतलब आपका इनएक्टिव है, ये भी कार्बोक्सी पेप्टिडेज को करेगा इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना। प्रो वाले को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट इज योर, इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि पेनक्रिया अपना सिक्रीशन निकाल रहा है, सिक्रीशन जा रहा है आपके ड्यूोडेनम में। दिस इज द ड्यूोडेनम लाइनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज भी बोल सकते हो या फिर एंटेरोपेप्टिडेज भी आप उसको बोल सकते हो। ये यहीं से एपिथेलियल सेल्स में से निकलता है। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, मतलब वो कैविटी है जहाँ से वो टनल है, सब कुछ खाना आपका पास हो रहा है। तो जब जैसे ही ट्रिप्सिनोजन के ऊपर जो इनएक्टिव फॉर्म में है आपका एंटेरोकाइनेज है या फिर एंटेरोपेप्टिडेज जो ड्यूोडेनम की लाइनिंग में से निकला है, वो कन्वर्ट कर देता है इनटू ट्रिप्सिन। अब जब थोड़ी ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाती है तब उसको एंटेरोकाइनेज की इतनी जरूरत नहीं होती। एंटेरोकाइनेज जितना निकल रहा है ठीक है, ट्रिप्सिन खुद को ही एक्टिवेट करने लग जाता है। सी ये तो हमें समझ आ गया कि एंटेरोकाइनेज ने आके इसे कन्वर्ट कर दिया। जब ट्रिप्सिन बहुत ज्यादा बन जाता है तो क्या होता है, यही ट्रिप्सिन अपने आप को एक्टिवेट करने लग जाता है कि ट्रिप्सिनोजन में ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करेगा और नेक्स्ट ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, राइट। फिर ये ट्रिप्सिन क्या करते हैं, काइमोट्रिप्सिन जैसे हमने पढ़ा एंड प्रो कार्बोक्सी आपका पेप्टिडेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये एक्टिवेट कर काइमोट्रिप्सिन में एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, राइट। So next is your chemical digestion process. This is very important. So in chemical digestion process आप पढ़ेंगे salivary juices को, जिसमें आप पढ़ेंगे स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जैसे सबसे पहले क्या था, पिटाइलिन। पिटाइलिन एक नाम है आपके salivary amylase का, जो अमाइलेज कन्वर्ट कर देती है इनटू स्टार्च को। स्टार्च एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, इनटू मैल्टोज में, ठीक है। छोटे एक आपके यूनिट में उनको कन्वर्ट करके छोड़ देती है। लेकिन ये पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, बट स्टार्टिंग हुई है। और जो भी बैक्टीरिया आपका आएगा वो मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द उसके अंदर सेक्रेशन के तहत लाइसोजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकेंड इज योर गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस इन स्टमक, है ना। गैस्ट्रिक मतलब हमने पढ़ा था इन स्टमक, जहाँ पे पिटाइलिन आया, स्लाइवा मिक्स होकर आता तो पिटाइलिन की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पार्ट। ये पेप्सिनोजन होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन देखो, ये भी पेप्सिनोजन है, नोजन, तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। अब एससीए निकलता था, है ना, हमारे पैराइटल सेल से एससीए निकला था, तो उसने क्या करा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। पेप्सिन अब एक्टिव है, ठीक है। सो ये आगे जाके आपके प्रोटीन के डाइजेशन करने वाला है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या होता है बेटा, प्रोरेनिन इनएक्टिव पार्ट है और ये भी HCl से रेनिन में कन्वर्ट होगा, वो एक्टिव होगा। देखिए रेनिन है क्या बेटा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं तो उनका कोएगुलेशन ऑफ मिल्क होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। और वो सॉल्युबल जो भी प्रोटीन्स है हर मिल्क के अंदर, एक कुछ प्रोटीन का एक नाम होता है केजिन, वो सोल्यूबल होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल फॉर्म में। तो इनसोल्यूबल फॉर्म मतलब क्या, सेमी फ्लूइड, है ना। सेमी फ्लूइड रूप से क्या है, कैल्शियम पैराकेसिनेट बोलते हैं, उसमें कैल्शियम आयंस होते हैं। कैल्शियम आयंस एंड आपका केजीन जो प्रोटीन है, इनको मिला के ये क्लम्पिंग करनी शुरू कर देते हैं, कर्ड जैसा बनाना शुरू करते हैं, कोएगुलेशन इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
ये आपका एंजाइम है प्रोरेनिन, जो आपके स्टमक में, बच्चों के स्टमक में मिलता है, जिसमें एचसीएल आते ही ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बच्चे मिल्क पीते हैं उसी कोऑगुलेशन ऑफ मिल्क कर देते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि मिल्क में एक प्रोटीन है जिसका नाम है, सोल्यूबल है वो, उसका नाम है कैसीन, उसे कन्वर्ट करते हैं इनसोल्यूबल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। उस कैल्शियम आयन में क्या करते हैं? कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को कर्लिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। और ये चिल्ड्रन में मिलते हैं, है ना। बट जैसे जैसे एज आगे हम बड़े होते हैं तो इस एंजाइम की प्रोरेनिन, जो रेनिन में कन्वर्ट होता है, इसकी एक्टिविटी क्या होती है? रिड्यूस, कम होने लगती है। तो क्या हाउएवर हम ये नहीं कह सकते, अगर ये स्टेटमेंट को देखा जाए, क्या बड़े होते वो बिल्कुल खत्म हो जाता है? हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। बिकॉज एक और एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, वो रेनिन की जगह ले लेता है, जो रेनिन के जैसा ही है, उसी तरह काम करता है, राइट। तो कंप्लीटली आपका रेनिन का इफेक्ट नहीं खत्म होता, बिकॉज रेनिन की जगह कौन लेने वाला है? पेप्सिन, राइट। सो प्रोटीन जो स्टमक में होता है वो इस पीएच, एसिडिक पीएच में रहता है एंड पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है। देखिए अब इतना बड़ा प्रोटीन है, अगर आई एम सेइंग इतना बड़ा प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन में आपने क्या करा? पॉलीपेप्टाइड्स की इतनी लंबी लंबी आपने चेन्स में इनको कन्वर्ट कर दिया। बहुत लंबी 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 आपकी चेन्स है, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे और एंजाइम तोड़ेंगे। फिर अगर बच्चों में देखें तो केजीन, जो मिल्क प्रोटीन है, वो कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंड, जो हम पढ़ चुके पैराकैसिनेट में, और उसको कर्लिंग और मिल्क, ये उसकी इक्वेशन है, फाइन। फिर लिपिड्स होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक लाइपेजेस होते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर 4 to 6 पीएच पे ही ये काम करते हैं, इस पीएच पे काम नहीं कर पाते, तो ट्राइग्लिसराइड्स में उनको तोड़ देते हैं, फाइन। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है? एनिमल्स जो होते हैं बेटा, मैन अलोन टेक्स मिल्क, है ना, इवन आफ्टर बिकमिंग एडल्ट। एनिमल्स नहीं लेते हैं, जो एनिमल होता है वो नहीं लेते हैं, बट मैन पीता है मिल्क को इवन आफ्टर वो बड़े हो जाए। तो इंसान, ह्यूमन, कभी कभी क्या होता है, एक एंजाइम आपके मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज शुगर, ठीक है, और उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए आपको एंजाइम चाहिए लैक्टेज। ये एंजाइम चाहिए, उसकी जो शुगर दूध में होती है, लैक्टोज होती है, उसको यूटिलाइज करना है बॉडी में एनर्जी के लिए, तो लैक्टेज एंजाइम होना चाहिए, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ लैक्टेज होना चाहिए। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन सम ह्यूमन सिक्रीशन ऑफ लैक्टेज एंजाइम डिक्रीजेस और सीजेस विद एज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किसी देखो कभी कभी होता है किसी का लैक्टेज एंजाइम बनता ही नहीं, वो ये होता है कि जब डीएनए में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो जाता है कभी कभी कि जब एज के साथ ये लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो इस चीज को आप क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। जैसे हमारे घर में बड़े लोग होते हैं तो वो दूध पीते तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अ पर्सन विद सच कंडीशन फेल टू डाइजेस्ट लैक्टोज ऑफ मिल्क, जो मिल्क में लैक्टोज है, शुगर, उसको यूज नहीं कर पाएगा। इन देयर लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा? ये जो लैक्टोज है ना बेटा, ये फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी इसकी। फर्मेंट कैसे? कुछ बैक्टीरियाज है, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है हमारा, वो हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो हमें हेल्प करता है कि वहाँ पे कोई और एंजाइम्स आके ना लगे, हम हमारे माइक्रोफ्लोरा है, मतलब हमारी बॉडी की हेल्प करता है। लेकिन इस कंडीशन में जो लोग लैक्टेज नहीं बना पा रहे और लैक्टोज को नहीं यूज कर पा रहे, वो लैक्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वही बैक्टीरिया से फर्मेंट करेंगे और वो गैस एंड एसिड्स बनाएंगे, जिससे उनको प्रॉब्लम होगी, फाइन। सो नेक्स्ट, इनहिबिट गैस्ट्रिक एंजाइम। जैसे ही आप इंटेस्टाइन में जाते हैं तो जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम थे, क्योंकि वहाँ तो पीएच एसिडिक थी और इंटेस्टाइन में आके आपकी बेसिक होने वाली अल्कलाइन आने वाली है, तो उस पीएच पे जाके वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अब वहाँ पे भी क्या है, आपके अमाइलेज एंजाइम है, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो भी आपके एमाइलेज वहाँ से आ रहे हैं या इंटेस्टाइनल एमाइलेज है, वो सारे मिलके इनको स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे इनटू मैल्टोज। जो भी स्टार्च बच गई होगी उससे कन्वर्ट कर देंगे। पहले तो स्लाइवरी एमाइलेज ने करा, फिटाइलिन जिसको आप कहते हो उसने करा, तो वो माल्टोज आएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वहाँ खत्म होगी। लेकिन कुछ अगर बच गया तो बाकी आपको कौन कन्वर्ट करेगा? आपके इंटेस्टाइन के अंदर या तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज या फिर इंटेस्टाइनल एमाइलेज वहाँ पे भी है। अब ये माल्टोज का लास्ट जो
स्टेप होगा वो तो पक्का ही इंटेस्टाइन में होगा, जहाँ पे एक मैल्टेज एंजाइम आता है। जो मैल्टेज जो होता है बेटा, दो ग्लूकोज का जुड़ा हुआ है, ये दो ग्लूकोज है, ठीक है। इन दो ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। अब ये दो जो ग्लूकोज हैं इनके अंदर, ठीक है, आई एम गिविंग GLU फॉर द ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो दो ग्लूकोज है बेटा, इसके अंदर ये एंजाइम क्या करेगा, इनको बीच में से तोड़ेगा, तो दोनों यूनिट अलग हो गए, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज निकल के और ये ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगी आराम से। फिर लैक्टोज, लैक्टोज हमने पढ़ा जो मिल्क में था, लैक्टेज एंजाइम आएगा। लैक्टोज तो बना हुआ लैक्टोज एंड ग्लूकोज से, ठीक है। जैसे हमने ग्लूकोज किया, तो एक तो ग्लूकोज है, दूसरा वाला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैक्टोज है, उसको तोड़ दिएगा, ठीक है। ये दोनों 6 कार्बन्स के होते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी जो ऑब्जॉर्व करती है एनर्जी के फॉर्म में, वो 6 कार्बन वाले ही होते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर सुक्रोज, अब सुक्रोज कौन सी होती है, जो शुगर केन से बनी हुई आपकी शुगर होती है, केन शुगर भी बोलते हैं उसको, तो उसमें सुक्रेस एंजाइम आता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है। अब सुक्रोज कैसे बना होता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, तो उसमें जैसे यूनिट है, पहला आपका ग्लूकोज, दूसरी जगह पे यहाँ पे आएगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ से आता है, आपके फ्रूट से। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है बेटा, ये फ्रूट्स में मिलती है। शुगर केन से बनने वाली जो आपकी शुगर है, तो वो शुगर केन क्या फ्रूट ही तो है, तो उसमें फ्रक्टोज होती है, तो उसको जब आप तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा, ये बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेगी फटाफट। फिर पॉलीपेप्टाइड्स, हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को तोड़ा था पॉलीपेप्टाइड्स में, और हमने ये भी पढ़ा था कि आपके पेप्टिडेज एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। तो पेप्टिडेज एंजाइम क्या करते हैं, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनको तोड़ देगा, छोटे सारे जो चेन है उसको तोड़ देगा अमाइनो एसिड में, ये अमाइनो एसिड बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी। देन लिपिड्स, लिपिड्स को हमने पढ़ा था एमल्सिफिकेशन वाला, तो यहाँ इंटेस्टाइन में ही तो सारा आने वाला है, तो वो सारे ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, उन पे एक्ट करेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स इनमें कन्वर्ट करके ये बॉडी को अब्सॉर्ब करवाएगा। लेकिन यहाँ पे लैक्टियल्स आएंगे, ये ब्लड में नहीं जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं, क्योंकि ये तो इमिसिबल है ना, मिसिबल तो नहीं है, ये वाटर बेस्ड हमारा ब्लड होता है, ब्लड में वाटर है, और ये तो लिपिड्स है, तो ये कैसे होगा ना, तो इनको बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। देन आपका आया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा, जो DNA होता है उसका एंजाइम था न्यूक्लियेजेस, वो उसको सबसे पहले छोटी सब यूनिट में तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उसको। न्यूक्लियोटाइड से तोड़ेगा न्यूक्लियोटिडेज से न्यूक्लियोसाइड्स में। राइट, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो जब भी मिलते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा आपको बनाते हैं DNA। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि कोई भी आपका, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपके लिए, तो जैसे पहले मैं आपको न्यूक्लियोसाइड बताती हूँ। न्यूक्लियोसाइड का सबसे छोटी चीज होती है। न्यूक्लियोसाइड में DNA में एक नाइट्रोजनस, सपोज एक ये आपका नाइट्रोजनस बेस है DNA बनाने के लिए, आई एम राइटिंग N, प्लस में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेस है जो एक शुगर से जुड़ा हुआ है, वो एक शुगर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये शुगर है उससे जुड़ा हुआ है, ये शुगर S, आई एम राइटिंग S, ठीक है। एक ऐसा बेस, नाइट्रोजन का बेस और एक शुगर से जुड़ा हुआ, तो आप इसको बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। इस चीज को क्या बोलो, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर मैं उसके बाद बोलूं कि अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया जाए, अगर मैं बोलूं शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाए, एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाए, तो इन तीनों को आप बोलते हो न्यूक्लियोटाइड। तो अगर ऐसा हो जाए और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, सपोज ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये जुड़ के क्या करते हैं, ये आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। नाउ सी, मैंने बोला आपका न्यूक्लिक एसिड है, उसमें आया न्यूक्लियस जिसने इन न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ दिया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या था, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब ये इन तीनों में, अभी इस न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें हैं। फिर न्यूक्लियोटिडेज आया जिसने न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन का जो बेस था DNA में जो रहता है एंड शुगर था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एंजाइम आया जिसका नाम था न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट कर रहा है एंड इट इज कन्वर्टिंग न्यूक्लियोसाइड्स इनटू नाइट्रोजन बेस, है ना, एंड योर शुगर। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स है बेटा, ये
नाइट्रोजनस बेसिस भी आकर टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे प्यूरिन लगा है या पिरामिडीन लगा है, इसको भी तोड़ देंगे। मैंने क्या बोला, आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, मतलब आपके डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती है, नाइट्रोजन का बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अगर वो तीनों होंगे तो आप उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। फिर न्यूक्लियोटाइडेज आएगा जो कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड्स में से फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हो, अब बचा नाइट्रोजन एंड शुगर। फिर एक और एंजाइम आएगा जो न्यूक्लियोसाइडेज होगा, जो कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन बेस एंड शुगर में, उनको अलग अलग कर देगा। अब ये दोनों बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, राइट। अब बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। पेनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम हम निकाल रहे थे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा इसमें मैंने एडिशन किया, जिसे पेनक्रियास में आपका पूरा सिक्रीशन तो आ ही रहा जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका सिक्रीट करता है क्या, पेनक्रियाटिक जूस है, जो डक्ट से जाते हैं ड्यूोडेनम के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे सिक्रीट भी जिसका एंडोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही आपके ब्लड की शुगर लेवल ज्यादा होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि ये लीवर में या तो स्टोर हो जाए या बॉडी इसको यूज कर ले, कि चाहता है कि सेल्स के पास पहुंच जाए। और अगर आप हंगर, मतलब अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए या खाना खाना है तो ग्लूकागन हार्मोन निकलता है। ये आइसलेस ऑफ लैंगरहंस आपके कुछ एक सेल्स हैं पेंक्रियास में जो ये इस तरह का हार्मोन्स को सिक्रिएट करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं ट्रिप्सिनोजन के बारे में, एंटेरोकाइनेज ज्यादा ट्रिप्सिन में होता है। फिर ट्रिप्सिनोजन खुद ही ऑटो कैटालिसिस करता है, खुद को ही एक्टिवेट करता है, कर सकता है ये, या फिर गायमोट्रिप्सिन को करेगा, है ना। ट्रिप्सिन और गायमोट्रिप्सिन ये सारे क्या है, प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द अब्जॉर्प्शन पार्ट। इन अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि डाइजेशन होगा। सो फर्स्ट इज योर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे हमने कोई चीज खा ली, अब खाने के बाद वो स्मॉलर चीज में टूट चुकी है, अब वो बॉडी में यूज होगी, बॉडी इसको यूज करेगी, है ना। तो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो शुरू सबसे पहले शुरू हुआ था ये माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज पेटाइलिन से, है ना। तो अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, बिकॉज लास्ट में जाके माल्टोज, लैक्टेज ये सब आए थे ना, माल्टेज एंड लैक्टेज, जिन्होंने इनको तोड़ा था, है ना। हमने अभी पढ़ा, देखो इसमें हमने पढ़ा था कि देखो ये माल्टोज में लास्ट इंटेस्टाइन में हुआ, फिर कन्वर्ट हुआ माल्टेज ने करा, लैक्टेज ने करा, अगर आपकी सुक्रेज है सुक्रेज ने कर दिया था, है ना। तो ये लास्ट में जाके इंटेस्टाइन में ही हुआ था। तो अगर इन द फॉर्म आपके ब्लड में ही जाएगा एनर्जी की तरह, और हेक्सोस, चीफली एक्सोस होनी चाहिए। हेक्सोस मतलब ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा, यही ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होने वाला है, और ये मोनोसेक्राइड होगा। अब यहाँ कोई डाइसेक्राइड नहीं है। मोनोसेक्राइड का मतलब ये अकेली यूनिट है, अभी यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड टूट चुका है। ये अकेला, अगर अकेला है ग्लूकोज या अकेला है ग्लैक्टोज या अकेला है फ्रक्टोज, ये सारे मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब एक शुगर, तो एक शुगर की फॉर्म में ही बॉडी में अब्सॉर्ब होगा, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या ग्लैक्टोज हो, फाइन। सेकेंड इज अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड प्रोटीन्स में क्या, किसी भी प्रोटीन का आपका जो होगा अमाइनो एसिड ही होने वाला है ना, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इंटेस्टाइन से निकल जाएगा, कहाँ पे, ब्लड के लिए। लेकिन कोई ऐसी अमाइनो एसिड है जो सरप्लस हो, बहुत ही ज्यादा, बॉडी में जितनी चाहिए उतनी चाहिए ना, बाकी तो वेस्ट है, हमें नहीं चाहिए, तो उनको ब्लड में से हम ब्लड में डालेंगे, विड्रॉ करेंगे ब्लड के अंदर, या फिर उनको स्टोर करेंगे लीवर के अंदर। अब लीवर क्या करेगा, उसको डीएमिनेशन करेगा, मतलब उसमें जो अमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, वो उसको चाहता है कि अब ये बाहर निकल जाए, हमें चाहिए ही नहीं, उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइनो में या कीटो एसिड्स। उस कीटो एसिड्स है, ये वेस्ट है, ये हमें नहीं चाहिए, इनको बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये कीटो एसिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी के अंदर, ठीक है। अमाइनो में कर देगा, अमाइनो से आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड कीटो एसिड कुछ आके जाके एनर्जी के लिए हम किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जहाँ से एनर्जी निकल सकती है। सो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है, और एक्सीटेड बाय द किडनी, तो ये तो बाहर निकल जाता है। एंड कीटो एसिड क्या होता है, कीटो एसिड में वी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड आप रेस्पिरेशन में भी पढ़ोगे। सो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको बॉडी समझती है, और इसमें से एटीपी निकाल सकती है ना। और ये स्टोर भी हो सकता है ग्लाइकोजन और फैट की तरह। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, आपका लीवर के अंदर, तो वहां पे भी स्टोर हो सकता है,
Fine. So next is the absorption of fats. So as we have discussed earlier also कि ये lacteals में होता है, lymph में जाता है, ये blood में नहीं जाता है ना. तो यहाँ पे partially digested, proper complete digestion इस फैट की आपके इंटेस्टाइन में नहीं होती है, ये थोड़ी होती है, पार्शियल होती है. फिर ये लाइपेज इसको करता है, किस में करता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में करता है. फाइन. सो ग्लिसरॉल फैटी एसिड विल डिस्कस द स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड. और जो भी प्रोडक्ट होता है फैट डाइजेशन का वो एंटर क्या करता है, म्यूकोसल सेल्स जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का वी हैव डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर है ना, इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स की तरह वो एंटर करता है एज फैटी एसिड एंड जिसमें आपके ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं. फाइन. तो मतलब फैटी एसिड सारी अंदर होती है एंड आपके मिसल्स की तरह ये अंदर चली जाती है. फाइन. सो जैसे हमने पढ़ा था कि लेक्टियल्स होते हैं, लेक्टियल्स बेटा लिम्फ उसमें फ्लो करता है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं करता. फाइन. सो आप जब इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज कहाँ से आपका अब्सॉर्ब होता है एंड जो फैट की अब्सॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती है ना. तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना. अब मिसल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं. मिसल्स क्या होता है बेटा, लिपिड का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें स्फीरिकल तरह वो अरेंज कर लिया जाता है. ठीक है. जिसमें आपका फैटी एसिड जो भी एम्फीथेटिक नेचर ऑफ फैटी एसिड मतलब मीनिंग कि उसमें दे कंटेन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक है ना. तो हाइड्रोफोबिक रीजन से तो क्या होगा, जो भी रीजन आपका हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब डरने वाला होगा, जो भी सपोज एल से ये हाइड्रोफोबिक एरिया है. ठीक है. इफ एंड से हाइड्रोफोबिक एरिया है, सपोज दिस इज द हाइड्रोफोबिक एरिया. तो हाइड्रोफोबिक एरिया हमेशा आपके अंदर रहता है. ठीक है. एंड हाइड्रोफिलिक एरिया आपका रहेगा बाहर. ठीक है. सो बाय सेइंग दैट व्हाट आई मीन, so let's study the absorption of fat with the help of these diagrams. और I'm saying कि जब भी आपकी फैट की ब्रेकिंग डाउन और डिग्रेडेशन होगी तो ये आपका I'll show you here. So this is the backbone of your किसी भी फैट का. So ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. फाइन. यहाँ पे जब टूट जाएगा ये और ये सारी आपकी फैटी एसिड्स हैं, ये सारी फैटी एसिड 3 फैटी एसिड ग्लिसराइड ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड, ग्लिसराइड मतलब एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है. तो बैकबोन किसका हुआ, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स का लगी हुई, तो इसको ट्राई ग्लिसराइड बोलते हैं. जब कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर आता है और वाटर इसमें हाइड्रोलिसिस होती है तो वो उसके बाद क्या होता है बेटा, जब वो उसको तोड़ देगा तो यहाँ पे हर एक फैटी एसिड में एक H ऐड हो जाएगा. एज यू ऑल कैन सी हियर H ऐड हो गया और एक H ऐड हो जाएगा किसमें, ग्लिसरॉल में. ये एक O चला जाएगा ग्लिसरॉल के पास और यहाँ से ये टूटेगा. ठीक है. और यहाँ पे एक H ऐड होगा उसी वाटर से किसके में, ग्लिसरॉल में. सो ये एक ग्लिसरॉल का पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है, 3 OH अल्कोहल के ग्रुप है. फाइन. और ये सारी आपकी फैटी एसिड, ये सारी मोनोग्लिसराइड्स हैं. बहुत ध्यान से समझना, ये मोनोग्लिसराइड्स है. कोई भी फैट होता है ट्राइग्लिसराइड होता है. ठीक है. उसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. जब बना था फैटी एसिड से जुड़ा था तो वहां पे डिहाइड्रेशन हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल निकला था, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड बना फैटी एसिड और किसके बीच में, आपके ग्लिसरॉल के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया. अब ये जो बॉन्ड बन गया इसको जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी. हाइड्रोलिसिस मतलब आप वाटर ऐड करोगे, तो आप वाटर ऐड कर रहे हो और एक एंजाइम आपने डाला जो इसका नाम है लाइपेज, डाइजेस्टिंग एंजाइम है. ग्लिसराइड्स को तोड़ेगा. डाइग्लिसराइड क्यों, ये 3 फैटी एसिड है, 1, 2 and 3. दीज आर द 3 फैटी एसिड्स. फाइन. एंड ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है. तो जब तोड़ दिया तो यहाँ पे H ऐड हुआ और यहाँ पे OH आ गया, है ना. तो ये वाटर का एक H यहाँ पे गया एंड एक OH यहाँ पे आ गया. तो ये OH एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा ना, H एंड OH. तो एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो 3 वाटर मॉलिक्यूल से अब क्या होता, आपने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. फाइन. तो ये आपका ग्लिसरॉल आ गया और आपकी 3 फैटी एसिड निकले हैं. फाइन. सो नेक्स्ट, अब बहुत ध्यान से समझो कि आपके इंटेस्टाइन में फैट आया था, उसको हमने लाइपेज से तोड़ा. ठीक है. वहां पे हमने इमल्सिफिकेशन सब कुछ करना है. अब हमने क्या बोला कि फैटी एसिड थी
ठीक है, 3 हमारी फैटी एसिड थी, मोनोग्लिसराइड है, ठीक है। अब जब हमें इसे लैक्टियस में लेके जाना है ना बेटा, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में नहीं जा सकता, ये आप समझ लीजिए। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कोई भी फैट नहीं जा सकता, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा, उसको तोड़ना पड़ा। जब तोड़ा इन्होंने तो इसमें क्या मिला आपको, फैटी एसिड, एंड क्या मिला आपको, मिला आपके कौन से, ग्लिसरॉल का, मोनोग्लिसरॉल है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब सबसे पहले जैसे ही आप इनको थोड़ा तोड़ते हो, इमल्सन में डालते हो, जब के बाइल में है, ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, ये मिसल्स बनाते हैं, रिजल्टिंग इन जो भी आपका फैट का डाइजेशन से जो भी मिला, या आपका मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड मिली, उसमें क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, लीव करेंगे, आपको क्या मिला देंगे, मिसल्स एंड एंटर एपिथेलियल सेल्स। सो ये मिसल्स क्या है, ये मिसल्स बेटा होता है जब आपकी फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स आर इमल्सिफाइड, ये सारे बाइल, जो आपकी बाइल होता है ना, बाइल, ठीक है, बाइल वाटर सोल्यूबल है, एंड ये जो आपका ये आपके फैट्स हैं, ये क्या है, ये दे आर इमिसिबल। तो इन्होंने क्या करा, सारा अपना कलेक्ट कर लिया एक जगह पे फैट को, और उसको आसपास क्या लग गया, फॉस्फोलिपिड्स आ गए, या फिर उसमें आगे आपके बाइल सॉल्ट्स आ गए हैं। तो इन्होंने क्या करा, उसको एक जगह पे बंद करके रख दिया। अब ये जब फैटी एसिड इजीली स्मॉल साइज हो गया, और स्मॉल साइज से क्या, इजीली म्यूकोसल जो लेयर है आपकी इंटेस्टाइन की एंटर कर जाते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद जाते हैं किसके अंदर, गोल्जी के पास, ठीक है। गोल्जी के पास व्हाट दे डू, फैटी एसिड लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। हेयर ऑल द, ये आपकी फैटी एसिड्स है, नाउ दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म, जब अंदर आ गए ट्राइग्लिसराइड, वापस ट्राइग्लिसराइड बन चुके हैं। अभी पहले नहीं बन रहे थे, पहले टूटा, 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना, देन तो हम इसको दोबारा से करते हैं। मैंने बोला कि जब आपका फैटी एसिड था, फैट्स थे, फैट्स आपके टूटे, एंड यहाँ पे जाके यहाँ पे बन गया था 3 फैटी एसिड एंड आपका एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। फिर उसमें क्या हुआ, आपके मिसल्स बने, जिसमें आसपास आपके ये सारे क्या लग गए, फैट आपके अंदर है, फैट आपका अंदर है, एंड बाहर आपका क्या है, बाइल एंड फॉस्फोलिपिड्स, इन्होंने उसको कवर कर लिया। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने मिसल बना लिया और ये लीव कर गए, एंटर करके एपिथेलियल सेल्स में, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फैटी एसिड जैसे ही अंदर चले जाते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग अगेन व्हाट, ट्राइग्लिसराइड, वही स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दे अगेन स्टार्ट फॉर्मिंग। ये स्ट्रक्चर जब दोबारा बन जाएगा, दे एंटर, फैटी ग्लोब्यूल जो होते हैं कंबाइंड विद अ प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ है, प्रोटीन आपके गोल्जी में एंटर करते हैं। गोल्जी में क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन की सॉर्टिंग वगैरह, उनका फिनिशिंग वगैरह चल रही होती है, तो उनमें एक प्रोटीन से जाके ये कंबाइन कर जाते हैं, उस फॉर्म को आप काइलोमाइक्रोन कहते हैं, ठीक है, जो गोल्जी एपरेटस में बनता है। उसके बाद काइलोमाइक्रोन आर एक्सक्लूडेड, वो बाहर निकलेगा फ्रॉम द एपिथेलियम, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एंटर्स इनटू द लेक्टियल, लिम्फ की कैपिलरीज में वो एंटर करता है। अब लिम्फ में देखो क्या है, लिम्फ इन द लेक्टियल ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रोन अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इस तरह से वो चला जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि फैट जो होता है, ट्राइग्लिसराइड जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको पहले तोड़ा जाएगा, फिर सब पार्ट्स में, है ना, क्या उसकी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब उसके आगे उसका कुछ होना ही नहीं इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको क्या करा, उसका मिसल बना दिया, उसको बाहर कवरिंग कर दी बाइल की, फॉस्फोलिपिड्स की, उसको बंद करके हमने डाल दिया किसमें, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस तो गया। अब जैसे ही घुसा, उसने क्या करा कि मैं वापस कन्वर्ट हो जाता हूँ ट्राइग्लिसराइड में, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी तो ये है, आप मुझे इस फॉर्म में तोड़ो ना। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे वो गोल्जी में घुसा, गोल्जी में उसको एक प्रोटीन मिला, प्रोटीन से ज्वाइन करके उसने काइलोमाइक्रोन बना दिया, उस स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब जैसे काइलोमाइक्रोन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स है, वो समझ जाते हैं कि अब ये हमारे अंदर नहीं रह सकता, इसको एक्सट्रूड कर दो, मतलब इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद जैसे उसको बाहर निकालेंगे, ये ब्लड में नहीं जा सकता, अब ये एंटर करता है किसके अंदर, लेक्टियल्स के अंदर, और लेक्टियल्स इसको ले जाएंगे ये अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वहां से जाके अब इसमें डाइजेशन होने वाली है। फाइन, सो लेक्टियल्स कैरी द, here you can see lacteals carry the fat which gives lymph
एक मिल्की, जैसे ही वो एंटर कर जाएगा वो उसको मिल्की स्ट्रक्चर दे देगा, मिल्की अपीयरेंस दे देगा। फाइन। सो लिम्फ वेसल एंटर इनटू थोरैसिक डक्ट, जैसे थोरैसिक एरिया में चली जाती है वो, फाइनली थोरैसिक में से ये जो लिम्फ वेसल्स है एंटर करके थोरैसिक डक्ट के अंदर, थोरैसिक मतलब आपकी चेस्ट एरिया, फिर फाइनली एंटर कर जाएगी इनटू वेन्स, ठीक है, वहां से जाके वो ब्लड में एंटर करेगा, ऐसे नहीं सीधा एंटर करता फॉर द फैट। फाइन। सो नेक्स्ट इज ऑप्शन ऑफ द विटामिन। अब विटामिन का क्या है बेटा, विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये तो सीधे ही वॉल से चले जाते हैं। अब B12 हमें याद है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जिसके इंट्रिंसिक फैक्टर से ये जब तक उनको नहीं मिलता तब तक ये नहीं होंगे अब्सॉर्ब। फाइन। देन फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के, ये आर दीज ऑल आर डिजॉल्व इन मिसल्स। मिसल वही है कि बाहर कवरिंग होगी और अंदर ये होंगे, ठीक है, अंदर ये कौन से हाइड्रोफोबिक और बाहर कौन से होंगे हाइड्रोफिलिक, मतलब जिनको पानी से वाटर लविंग होते हैं, पानी से कोई डर नहीं है, और ये है हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाले, तो इनको एक जगह पे रख लिया जाएगा, ये अंदर होंगे हैं, ठीक है। ये है आपका, ये है आपके हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक, और बाहर आपका क्या होगा, बाहर जो स्ट्रक्चर होगा, बाहर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका हाइड्रोफिलिक। जो बाहर स्ट्रक्चर स्पाइक्स मैंने बनाई वो आपकी हाइड्रोफिलिक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पानी से, और जो बाहर अंदर है आपके हाइड्रोफोबिक, ये आपके विटामिन है जो एंटर करने के म्यूकोसल सेल्स के अंदर और वहां जाके सिंपल डिफ्यूजन करके और ये इजीली अपने आप को अब्सॉर्ब करवा लेंगे। फाइन। So next is absorption in large intestine. This is our last slide. So absorption large intestine में क्या था, water और अनडिजेस्टेड फूड जो सारा आपका कोलन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, अब आप वाटर को नहीं निकाले, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होती है यहाँ पे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन जो होते हैं बेटा वो मिनरल सब अब्सॉर्ब हो जाएंगे। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं कि तुझे भी फायदा हो मुझे भी फायदा हो, मतलब हमारी बॉडी को फायदा होने से मतलब क्या, फायदा होने से मतलब बेटा ये है कि सिम्बायोटिक मतलब हम एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं। फाइन। तो जहाँ पे ये हमारे को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आके वहाँ रह जाए उसमें हेल्प करता है, क्योंकि स्पेस नहीं देता। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी के खुद के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव विटामिन्स को, इनएक्टिव विटामिन्स को इनटू एक्टिव फॉर्म और फिर उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फाइन। सो हियर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर. Here we have covered the all the topics related to the human digestive system. Fine. You all have to complete all the notes and all the diagrams. Fine. Thank you.